नमस्कार, हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसान आंदोलनकारियों से अपील की है। दलाल ने कहा कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रधानमंत्री जी बोल चुके हैं कि यह कानून किसान के हित में है, इसमें किसान विरोधी कुछ भी नहीं है। वास्तविकता जो है जनमानस के सामने आएगी। हमारे कृषि मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री सभी बोल चुके हैं कि जो ये कृषि कानून है ये किसान हित के हैं, इसमें किसान विरोधी कोई चीज़ नहीं है। और आम छोटा किसान, गरीब किसान जिसको मोहरा बनाया गया है, वो आंदोलनकारी जिनको लोकसभा में आंदोलन जीवी बताया गया है, उनका एक तरह से ये धंधा बन चुका है कि किसी भी तरह का मुद्दा हो, चाहे एनआरसी का हो, चाहे शाहीन बाग का हो, चाहे रिजर्वेशन का हो, कश्मीर की धारा 370 का हो, वो या किसी डैम की ऊंचाई घटाने बढ़ाने का हो, टिहरी डैम था या गुजरात का डैम था, उनको ये हर बार विषय चाहिए। तो ऐसे लोग जो हैं देश के हित में नहीं सोचते, वो उनका निगाहें कहीं होती हैं, निशाना कहीं होता है। तो ऐसे लोगों से सावधान होने की ज़रूरत है। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से किसका नुकसान होता है? हमारे टोलों पे जो कलेक्शन था उसका नुकसान सरकार को नुकसान है, तो जनता का नुकसान है। पंजाब के अंदर टावर तोड़ दिए गए, ये भारत का एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माहौल बना था कि भी चीन से इन्वेस्टमेंट, बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में आएगी, देश को बदनाम करने की साजिश थी और हिंसा फैलाने की कोशिश की गई। इन आंदोलन जीवियों की पूरी कोशिश थी कि ऐसा माहौल पैदा कर दिया जाए जिससे गोलीबारी हो, लोगों की जान माल का नुकसान हो और ये अपने मुद्दों को भटक के नए मुद्दे पैदा करके देश को अस्थिर करे। हमारे केंद्रीय नेतृत्व का, हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का मैं धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने संयम का परिचय दिया, कम से कम बल प्रयोग किया, जनता को समझाने की कोशिश की। और जो ये हमारी विपक्षी पार्टियां, जिसमें कांग्रेस है, कम्युनिस्ट है या पंजाब की तीनों पार्टियां हैं, जो बार बार ये कहते थी कि ये काले कानून है, काले कानून है, एक शब्द भी नहीं बता पाए। और प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि ये कहते हैं कि जी हमने मांगे नहीं तो ये कानून क्यों दे दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि आपको लेना है तो लो, नहीं लेना है तो ना लो। ये कोई कंपलसरी कानून नहीं है, ऑप्शनल है। आप पुरानी व्यवस्था में मंडियां चलेंगी, पुरानी मंडी में काम करना चाहते हैं वहाँ करें। ये ऑल्टरनेटिव, इन कानून से एक ऑल्टरनेटिव व्यवस्था और बनने की संभावनाएं बनाई जा रही है जिससे किसान को लाभ हो। तो किसी भी तरह से किसी भी किसान को इस नए कानून से किसी भी तरह का नुकसान होने की संभावना नहीं है। धीरे धीरे मुझे उम्मीद है कि किसान भाई जो हैं, छोटे किसान हैं और गरीब किसान हैं, वो इन चीज़ों का फ़ायदा उठाएंगे। और हरियाणा के अंदर अगले हफ्ते हमारे मुख्यमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वे दिखाएंगे कि देश के किसान से हरियाणा के किसान को अतिरिक्त लाभ हरियाणा सरकार की नीतियों का क्या क्या मिला है। हरियाणा जैसी किसान हितैषी सरकार भारतवर्ष में दूसरी नहीं है। सर, आंदोलन जीवी 18 तारीख को रेल रोको अब कर रहे हैं पूरे देश के अंदर, क्या कहेंगे? देखिए, फिर वही चीज़ है कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, जनता को असुविधा करना, वो धीरे धीरे करके आंदोलन जो है, अगर इस तरह की हरकतें करेंगे तो जन समर्थन खो जाएगा, उन्हीं को नुकसान होगा। देश का मतदाता, देश का आम नागरिक, देश का आम किसान इनको बड़ी गंभीरता से देख रहा है और उनको समझ में भी आ गया है कि इन लोगों का किसान हित से लेना देना नहीं है, इनका मकसद सबका अलग अलग है। जैसे कि एक नेता ने
भिवानी में बयान दे दिया कि सरकारी हित हरियाणा सरकार तोड़ दो। हरियाणा की सरकार तोड़ने बनाने से इस किसान हित का। वहीं हरियाणा सरकार ने राज्य के गृह मंत्री अनिल विज के भाई कपिल विज के साथ हुए विवाद के बाद पुलिस उप महानिरीक्षक डीआईजी अशोक कुमार को मंगलवार को सस्पेंड कर दिया था। गृह मंत्री के भाई के साथ हुए विवाद के बाद डीआईजी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज होने के 2 दिन के बाद यह कार्रवाई की गई और इस बीच कोर्ट के आदेशों के बाद आज डीआईजी अशोक कुमार सदर थाने पहुंचे, जहां वो पुलिस की जांच में शामिल हुए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए अंबाला से इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकुर कपूर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अंकुर, हरियाणा सरकार ने राज्य के गृह मंत्री अनिल विज के भाई कपिल विज के साथ हुए विवाद के बाद पुलिस उप महानिरीक्षक डीआईजी अशोक कुमार को मंगलवार को सस्पेंड किया। गृह मंत्री के भाई के साथ हुए विवाद के बाद डीआईजी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के 2 दिन के बाद यह कार्रवाई की गई है। आगे क्या कुछ अपडेट है इस मामले पर? जो बिल्कुल जैसा कि गृह मंत्री जो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज हैं, उनके भाई कपिल विज के साथ डीआईजी अशोक कुमार और इन दोनों का आपस में विवाद हुआ था, जिसको लेकर हरियाणा सरकार ने बड़ी कार्रवाई की थी। सरकार ने अशोक कुमार जो आईपीएस हैं उनको निलंबन करने के आदेश जारी कर दिए थे। हरियाणा सरकार ने गृह मंत्रालय से सस्पेंशन के आदेश भी इनके लिए जारी किए थे। अगर हम बात करें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो गृह मंत्री हरियाणा सरकार राजीव अरोड़ा हैं, उन्होंने इनके निलंबन के आदेश भी जारी किए हुए थे। इन सब बातों को लेकर जब सारा मामला अब उनको सस्पेंशन जब उनके ऊपर हरियाणा सरकार ने इन सब चीजों को लेकर उसके बाद जो डीआईजी अशोक कुमार हैं वो कोर्ट पहुंचे और कोर्ट के आदेशों के बाद जो डीआईजी अशोक कुमार हैं कोर्ट ने आदेश दिए थे कि जो डीआईजी अशोक कुमार हैं वो अंबाला सदर थाना में जांच के लिए पहुंचे। तो आज डीआईजी अशोक कुमार अपने वकीलों के साथ सदर थाना में यहाँ पर पेश हुए हैं और पुलिस की जांच में यहाँ पर शामिल हुए हैं और आगामी कार्रवाई इस समय अंदर चल रही है, क्योंकि डीआईजी अशोक कुमार अपने वकीलों के साथ यहाँ अंबाला के सदर थाना में पहुंचे हुए हैं। अंकुर, इससे क्या माना जाए, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के भाई के साथ कहीं ना कहीं जो विवाद था वो महंगा पड़ गया और इसी बाबत डीआईजी को सस्पेंड किया गया? जी बिल्कुल, सही मानों में माना जाए तो बिल्कुल ये ठीक कहना होगा कि गृह मंत्री अनिल विज के भाई है जो कपिल विज, उनके साथ ये विवाद हुआ तो ये सारा खामियाजा डीआईजी अशोक कुमार को यहाँ पर भुगतने को देखने को मिल रहा है। क्योंकि हम बात करें तो अंबाला के सदर थाना में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज हैं और उनके भाई कपिल विज ने यहाँ पर बड़े साफ शब्दों में यहाँ पर आरोप लगाए थे कि जो डीआईजी और मौजूदा एसपी विजिलेंस अंबाला में है, उन्होंने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, अश्लील इशारे किए थे और जान से मारने की धमकी भी दी थी। जब इस चीज को लेकर अंबाला में यहाँ पर मुकदमा दर्ज हुआ था तो तब से डीआईजी अशोक कुमार है वो फरार थे और पुलिस की आधा दर्जन टीमें भी उनको छापेमारी कर रही थी। जब इन सब बातों को लेकर वो कोर्ट में पहुंचे तो कोर्ट ने उनके फिलहाल उनको पकड़ने के आदेशों पर गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। कहीं ना कहीं गृह मंत्री विज के भाई के साथ पंगा लेना भारी पड़ता हुआ यहां पर नजर आया। धन्यवाद अंकुर, तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा।
सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। किसान आंदोलन को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच तनातनी लगातार बरकरार है। कभी विपक्षी नेता सरकार पर आरोप लगाते हैं तो कभी सरकार के नेता विपक्ष पर तीखी टिप्पणी करते हैं। बीच बीच में एसवाईएल का मुद्दा उठा लिया जाता है। एसवाईएल के लिए अब भले ही अभय चौटाला बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के नेता बार बार इसे दोहरा रहे हैं और इसी कड़ी में सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने लोकसभा में एसवाईएल का मामला उठाया और पंजाब सरकार से हरियाणा के हिस्से का पानी देने की मांग की। उन्होंने कहा, पंजाब वैसे तो हरियाणा को छोटा भाई कहता है। किसान आंदोलन में पंजाब के लोगों का हरियाणा में बड़े भाई की तरह सत्कार किया। अगर वास्तव में छोटा भाई मानते हैं तो सतलुज यमुना लिंक नहर का पानी हरियाणा को दे, जो लंबे समय से नहीं मिल पाया। एसवाईएल के पानी को लेकर पंजाब सरकार चुप्पी साधे हुए है, जो छोटे भाई के साथ विश्वासघात है। हरियाणा सरकार ने आज 3 ई-कॉमर्स कंपनियों के साथ महत्वपूर्ण एमओयू साइन किए। ये समझौते उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की मौजूदगी में हुए। इस दौरान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा के एमएसएमई प्रोडक्ट को ग्लोबल मार्केट मिलेगा, जिससे हरियाणा के ब्रांड्स को बढ़ावा मिलेगा और इसके अलावा इससे पारंपरिक हथकरघा उद्योग को फायदा होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने निवास पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय महान देशभक्त, उच्च कोटि के चिंतक, शिक्षाविद, वक्ता और साहित्यकार थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश और समाज की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद और अंत्योदय दर्शन हम सबके लिए मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत है। उन्हीं के सिद्धांतों पर चलते हुए हम प्रदेश में अंत्योदय को साकार करने का काम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार करना है। हम उसे घर द्वार पर ही सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ पहुंचा रहे हैं। हरियाणा सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में चल रहे ऑटो रिक्शा और टैक्सियों को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया। सरकार ने मोटर व्हीकल टैक्स में छूट प्रदान करने की बात कही। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सरकार के जनसंपर्क और सूचना विभाग ने बताया कि हरियाणा दिल्ली के एनसीआर वाले इलाके में कैब और ऑटो रिक्शा को टैक्स छूट प्रदान की गई। अतः इन वाहनों की अब बेरोक आवाजाही सुनिश्चित होगी और लोगों को कुशल परिवहन सेवाएं मिलेगी। विभाग के अनुसार सरकार ने यह छूट परस्पर साझा परिवहन समझौतों के तहत हरियाणा के अलावा अन्य एनसीआर राज्यों द्वारा जारी किए गए कॉन्ट्रैक्ट कैरेज परमिट के अनुसार दी है। हरियाणा में पंजीकृत और आरसीटीए के तहत कॉन्ट्रैक्ट कैरेज परमिट प्राप्त ऑटो रिक्शा और टैक्सियों को एनसीआर राज्यों उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में आवाजाही पर टैक्स देने की जरूरत नहीं है। हरियाणवी सिंगर डांसर सपना चौधरी एक बार फिर से विवादों में है। उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने एक एफआईआर को दर्ज किया है। यह मामला धोखाधड़ी का बताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस कभी भी उन्हें पूछताछ के लिए बुला सकती है। दिल्ली पुलिस ने मामले की जानकारी मीडिया को नहीं दी है। सपना चौधरी के अलावा कुछ अन्य लोगों के खिलाफ केस फाइल हुआ है, लेकिन इतना तय है कि सपना चौधरी की मुश्किलें बढ़ सकती है। इसके पहले 2019 में सपना चौधरी की तरफ से उनके भाई ने एक इवेंट ऑर्गेनाइजर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।
सपना चौधरी के साथ डील के तहत तय की गई राशि के बकाया पेमेंट न देने का मामला था। सपना के भाई विकास चौधरी का कहना था कि वह पुलिस के पास इसीलिए गए क्योंकि लुधियाना में एक शो के लिए इवेंट ऑर्गेनाइजर ने 8 लाख रुपए देने की बात कही, लेकिन उसने सिर्फ 6 लाख रुपए दिए। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहां वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया था, जिसके चलते रेल परिवहन पर रोक लगा दी गई थी। जैसे जैसे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई, सभी सरकारी और गैर सरकारी विभागों को एहतियात के साथ नियमित रूप से खोल दिया गया, लेकिन अभी तक रेल परिवहन को पूर्ण रूप से बहाल नहीं किया गया, जिसके चलते रेल यात्रियों को आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ियों का इंतजार कर रहे यात्रियों ने बताया कि सरकार ने जब सभी सरकारी और गैर सरकारी विभागों के साथ बस परिवहन को खोलने का फैसला लिया तो रेल परिवहन को बहाल करने में क्या परेशानी है। रेल परिवहन के बहाल नहीं होने से हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमें जैसे हम दूर से आए हैं राजस्थान से, तो पंजाब और फिर हरियाणा, तो ज़्यादातर दिक्कतें हमें रुकने के कारण आ रही है, तो 6-7 घंटे वेट करना पड़ रहा है हमें। जैसे आज हमारी ट्रेन अब 11:40 पे है, तो तब तक हमें स्टेशन पे रुकना पड़ेगा। मतलब 8-8 घंटे आपको वेट करना पड़ रहा है स्टेशन पे ठंड के मौसम में। हाँ जी, तो क्या चाहेंगे सरकार से, जब सब कुछ खोल दिया है तो ट्रेनों को भी दोबारा से हाँ, शायद करना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम वगैरह हो रहे हैं। जैसे मेरा मेडिकल था, यहाँ पे फिजिकल और मेडिकल था, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम्स हुई है, तो और बाकियों को भी हुई होगी। बहुत दिक्कतें आ रही है, हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। मैंने वहाँ से लुधियाने से टिकट करवाया, उसके बाद में वो ट्रेन ही कैंसिल हो गई। फिर हम लोग सुबह यहाँ पे 10:30 बजे आ गए हैं, अब हम लोग की ट्रेन रात को 10 बजे ही है। तो ये चीज़ सरकार को इस बात पे विचार करके सभी ट्रेनों को नियमित रूप से जारी कर देनी चाहिए, ताकि सबको दिक्कत ना हो। जब सब चीज़ खुल गई तो ट्रेन। चरखी दादरी स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना वैक्सीनेशन का प्रथम चरण सफलतापूर्वक समाप्त करने के बाद दूसरा चरण आरंभ कर दिया है, जिसके तहत पुलिस कर्मचारियों, पंचायत राज विभाग
और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को वैक्सीन दी जा रही है। डिप्टी सीएमओ डॉक्टर अनिता गुलिया ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि दादरी स्वास्थ्य विभाग कोरोना वैक्सीन का प्रथम चरण पूरा करने के बाद दूसरा चरण जारी है, जिसके तहत स्वास्थ्य विभाग वैक्सीन दे रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने वैक्सीनेशन के लिए अपनी सभी तैयारियों को पूरा कर रखा है। वैक्सीनेशन के लिए 3 रूम बनाए गए हैं। प्रथम रूम में वैक्सीन लेने वाले व्यक्ति का टेम्परेचर चेक होता है, दूसरे में वैक्सीन दी जाती है और तीसरे में ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। प्रथम चरण में वैक्सीन का कोई भी साइड इफेक्ट सामने नहीं आया, जिससे स्वास्थ्य विभाग उत्साह में दिखाई दिया। दादरी जिले में कोविड वैक्सीनेशन का जो पहला चरण है वो सफलतापूर्वक जिले ने किया है। उसमें सभी कैटेगरी के जो हेल्थ केयर वर्कर, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, उनको सबको टीका लगाया हमने। किसी को कोई भी परेशानी नहीं हुई और वो पूर्णतः सफल रहा। अब सेकंड फेज का वैक्सीनेशन चल रहा है जिले में, जो कि अपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो अधिकारी कर्मचारी हैं और अपने जो पंचायती राज और जो पुलिस डिपार्टमेंट है, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनका चल रहा है। और जितना अब तक फरीदाबाद में नगर निगम के लापरवाह अफसरों की वजह से एक लड़की जिसकी 16 फरवरी को शादी होनी है, उसे मुख्यमंत्री और निकाय मंत्री अनिल विज से ट्वीट कर इस बात की गुहार लगानी पड़ रही है कि वह जिस पर्वतीय कॉलोनी में रहती है वहां पिछले काफी दिनों से सीवर का गंदा पानी सड़कों पर जमा है, जिसे कई बार शिकायत करने के बाद लापरवाह निगम के अफसर नहीं हटवा पाए। अब ऐसे में 16 तारीख को कामनी की शादी होनी है, बारात घर पर आनी है और उसके पहले शादी के तमाम फंक्शन घर पर करने हैं, लेकिन अभी तक निगम के अधिकारियों की तरफ से कोई काम नहीं किया गया। तो वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि इस आधा दर्जन गलियों में सीवर का पानी भरा होने के कारण करीब 2500 की आबादी समस्या से जूझ रही है। बच्चों को स्कूल आना जाना मुश्किल हो रहा है। हालात इतने खराब हो गए कि अब सीवर का पानी घरों में पहुंचने लगा है, लेकिन निगम के एक्सीएन और एसडीओ समस्या का समाधान करने के बजाय बहानेबाजी करने में लगे हैं। भैया शादी है मेरी 16 फरवरी को और यहाँ पे बुरा हाल इतना हो रखा है, कहाँ से आएगी बारात। यहाँ पे सीवर के गड्ढे खुदे पड़े हैं, कोई यहाँ पे गिर गया, बच्चा गिर गया, कोई बुजुर्ग आ रहा है वो गिर गया, तो हम कैसे शादी करेंगे कि उनको संभालते फिरेंगे। और अभी मेरी शादी की मैं प्रिपरेशन करूँगी, यहाँ पे मैं ट्वीट ही करती रहूँ। वो तो मैंने लास्ट एकदम फाइनल वो दिया था कि मैं एक बार ट्राई कर लेती हूँ सीएमओ करने की कि क्या होता है यहाँ पे, इसलिए मैंने ट्वीट किया था। तो इससे पहले भी आप कहाँ पे शिकायत कर चुके हैं? यहाँ पे तो बाकी हमारी कॉलोनी की सब औरतें गई थी, नगर निगम गए थे, यहाँ पे पार्षद के घर गए थे, एमएलए के घर भी होकर आ रखे हैं कि देखो यहाँ पे कितनी परेशानी हो रही है, आने जाने में इतनी परेशानी हो रही है, सीवर के गड्ढे खुदे, इतनी बीमारियाँ फैल रही है। वैसे तो कह रहे हैं मास्क ढको, कोरोना हो रहा है, ये हो रहा है, और हमारे यहाँ पे सैनिटेशन की इतनी प्रॉब्लम है, उससे किसी को परेशानी होगी तो क्या करेंगे। पूरा मामला ये है सर, एक महीना क्या मतलब 6 महीने से ज़्यादा हो गए, तो गली भर रखे फुल और सीवर ओवरफ्लो रखे हैं। अब वो तो चलो पहले तो सबने करा तो इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी, लेकिन अब ये 16 फरवरी की मेरी लड़की की बारात आने वाली है। कार्य मेरे वहाँ 14 तारीख से शुरू है। तो बताइए सर, ये दिल्ली से बारात आ रही है, मेहमान लोग आएंगे, कोई कहाँ से आ रहा है, कोई कहाँ से, कैसे आएंगे बताइए इस पानी में। हमें तो आदत है यहाँ की, चलो हम बच के निकल सकते हैं, लेकिन जो बाहर का बंदा आएगा वो कैसे आएगा यहाँ पर, वो गिर सकता है, बच्चे हैं साथ में, बताइए वो कैसे आएगा। हमने इतनी मतलब नगर निगम जाके भी 2 बार, हम 3 बार नगर निगम में जाए, धरना भी दिया, सब सुनते हैं लेकिन कार्रवाई कोई नहीं करता। अब बताइए हम कहाँ जाए। हम यहाँ की जो पार्षद है ललिता यादव, उनके पास भी गए, नीरज शर्मा जी के पास भी अपनी गुहार लगाई है, लेकिन कोई सुनने को राजी नहीं। तो लास्ट में मेरी लड़की ने फिर ट्वीट करके सीएमओ को वो करा, कंप्लेंट करिए कि सर कोई करिए। बताइए अब कहाँ जाए, हम क्या करें। कब से शादी की तैयारियां चल रही हैं? शादी की तैयारी सर 13 फरवरी से है। तो अभी सीएमओ की तरफ से कोई रिवार्ड किसी तरह का कोई? सर हमने तो कोई नहीं देखा, अभी रिवार्ड कुछ भी नहीं देखा फेसबुक में, तो बस उसी में देख सकते हैं और किस में देखें। क्या उम्मीद है कि उम्मीद तो है, देखो सीएमओ से गुहार लगाइए, कुछ करेंगे कार्रवाई, अगर करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा कि हमारी सुनवाई कहीं तो हुई है, नहीं तो हमने तो। वहीं रेवाड़ी के नमूना दालुवास गांव में एक चचेरा भाई अपने बड़े भाई का खून का प्यासा बन गया, जहां नाबालिग चचेरे भाई ने अपने बड़े भाई को कुल्हाड़ी से मौत के घाट उतार दिया। इस दौरान भाई की मौत हो गई और आपको बता दें, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भेज दिया। पुलिस के मुताबिक झगड़े का कारण मामूली विवाद बताया जा रहा है। उधर पुलिस आरोपी भाई की तलाश में जुटी हुई है। ये मामला है जो है ना, कुलदीप मृतक है और उसका ताऊ का लड़का है विनोद सन, तो है ना, इनके दोनों की आपस में कहासुनी हो गई थी शाम को, और उसने आवेश में आके और विनोद ने जो है ना कुलदीप को कुल्हाड़ी से चोट मार दी। चोट लगने के बाद जो है ना उसकी
मृत्यु हुई। किस जगह की घटना है? घटना इसके इनके घर की है, दोनों का घर साथ साथ है। गांव लादुवास गुजर। क्या अभी तक की जो शुरुआती जांच है उसमें पता चल पाया कि क्या आपको पुरानी रंजिश भी थी क्या? नहीं, बस आपसी यही छोटी मोटी झगड़े थे, बाकी ऐसा गिरफ्तारी हो पाई? और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में आज के लिए बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।